प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। यह कोटेशन कई बार सुना है हम लोगों ने। आइए आज इसको विस्तार से जान लेते हैं। बीमारी को ठीक करने से बेहतर है कि बीमारी को होने से ही रोक दिया जाए। तो कौन रोकेगा आपको बीमार होने से? आपकी इम्यूनिटी। जी हाँ, यह वह हथियार है जो प्रकृति ने आपको आपकी सुरक्षा के लिए दिया है। यह आपका इनबिल्ट डॉक्टर है जो आपको कई बीमारियों से बचाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कानन बाला वर्मा और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर हम कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी का ऐसा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट कर लेता है और बॉडी के लिए जो चीज़ें हार्मफुल हैं, नुकसानदायक है, उन्हें रिकॉग्नाइज करके रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि हमारा पुलिस फोर्स और डिफेंस सिस्टम होता है ना हमारे देश का, जो कि हमारे देश की सुरक्षा में काम करता है, वैसे ही इम्यूनिटी भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स को काम करने देती है और जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है उन्हें पहचान कर उनका खात्मा कर देती है। हमारी इम्यूनिटी आने वाले पैथोजेंस या दुश्मन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तभी ये उसे हरा पाएगी, वरना यह सरेंडर कर देगी और हम लोग बीमार हो जाएंगे। इम्यूनिटी बेसिकली दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी है। इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। यह हमें बाय बर्थ मिलती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब यह है कि यह हर उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करेगी जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है और सबसे पहले यही काम करना शुरू करती है। यह दो तरह की होती है, एक फिजिकल लेवल पर काम करती है और एक सेलुलर लेवल पर काम करती है। फिजिकल लेवल में सबसे पहला जो इम्यूनिटी का पार्ट आता है वो है हमारी स्किन। जो भी पैथोजेंस या बैक्टीरिया हमें अटैक करते हैं सबसे पहले हमारी स्किन ही उनसे लड़ती है। फिर जैसे हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं, यह भी हमारे बॉडी का एक तरीका है कि वायरस और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का। फिर म्यूकोजल लेयर है जो कि हमारे मुंह के अंदर और नाक में होता है, यह भी अपने लेवल पर काम करता है वायरस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। स्टमक एसिड्स होते हैं, वह भी अपने लेवल पर काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, वह भी हमारे गट का फ्लोरा एंड फौना को मेंटेन और बैलेंस करने का काम करते हैं। दूसरा सेलुलर इम्यूनिटी है जिसको हम लोग फैगोसाइट्स कहते हैं, जैसे कि ये हमारे ब्लड में होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो इसमें से जो WBC है, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, यह हमारा फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स क्या करते हैं, ये पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को या हमारे बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से इंजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। और नेचुरल किलर सेल होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से बनता है और ये ब्लड में भी पाया जाता है। डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं हमारे स्किन पर और ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये सबसे पहले लेवल पर काम करते हैं। ये आने वाले पैथोजेंस और बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उन्हें एडॉप्टिव इम्यूनिटी को सौंप देते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स है ये इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बीच में मैसेंजर का काम करती है। नेक्स्ट लेवल की जो हायर इम्यूनिटी है हमारे बॉडी की वो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी नहीं बनाती है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है क्योंकि यह पर्टिकुलर उसी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है जिसके लिए यह बनाई गई होती है। यह तब एक्टिव होती है जब हमारे बॉडी को किसी पैथोजन या वायरस से एक्सपोजर मिलता है या फिर हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है वो काम को पूरा करने में असमर्थ होती है, तब ये उसको चार्ज ले लेती है और वायरस और बैक्टीरिया से लड़ाई कर उससे ख़त्म करने का काम करती है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, इसमें एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमारी बॉडी खुद बना लेती है पर वायरस और बैक्टीरिया के एक्सपोजर के बाद। इसमें जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, हम लोगों को कफ हो जाता है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है या स्मॉल पॉक्स हो जाता है, बचपन में बच्चों में ज़्यादातर होता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं ना, देखते हैं कि एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है तो फिर दोबारा आपको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और यह एंटीबॉडीज़ जब दोबारा अटैक होता है आपकी बॉडी पर तब आपकी बॉडी को डिफेंस करते हैं। वैसे ही जो अनबॉर्न बेबी होते हैं अपने मदर की ऊम में होते हैं, उन्हें उनकी मदर से एंटीबॉडीज़ मिलते हैं और वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबीज़ में जाते हैं और उन्हें किसी भी वायरस और इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो है ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी बनाती है पैथोजेंस और एंटीजन से लड़ने के लिए। और एंटीजन्स
उन चीज़ों को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी का नहीं है, हमारे बॉडी के लिए फॉरेन है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये सब एंटीजन कहलाते हैं। नेक्स्ट लेवल का जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये आर्टिफिशियल है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। यह भी 2 तरह की होती है। इसमें एक होता है एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, और एक होता है वैक्सीन्स के फॉर्म में जो हम लोग लेते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का जो एग्ज़ाम्पल है वो है टीटी का इंजेक्शन। जैसे कि अगर हमें कोई चोट लग जाता है या खरोच हो जाता है तो हम लोग टीडी का इंजेक्शन लेते हैं ताकि हमें टिटेनस ना हो। तो इसमें क्या होता है कि वो इंजेक्शन में एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। वैसे ही आजकल हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना में यूज़ की जा रही है पेशेंट्स के लिए। इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना से, उनके ब्लड से एंटीबॉडीज़ को सेपरेट कर लिया जाता है, और जो पॉजिटिव लोग हैं जो फ़िलहाल बीमार हैं उन्हें दिया जाता है। तो क्या होता है कि एक तरह से उन्हें एक सपोर्ट मिल जाता है उनकी इम्यूनिटी को और बेटर काम करने के लिए। नेक्स्ट है वैक्सीन्स या इम्यूनाइजेशन थेरेपी, जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से हम लोग अपने बच्चों को लगाते आते हैं। तो ये वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं? ये वैक्सीन्स जब आपको लगा दिए जाते हैं तो आपके बॉडी में उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं, और फिर जब आप ऐसे किसी एंटीबॉडी और बैक्टीरिया से एक्सपोज़ होते हैं तो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो उनसे लड़कर आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और आपको बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे पोलियो का वैक्सीन है, मीज़ल मम्स का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन्स हम लोग देखते हैं। वैसे ही अभी फ़िलहाल में कोरोना के लिए भी वैक्सीन्स हम लोग लगा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, उन्हें वैक्सीन्स लगाकर उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, ताकि वो लोग जब एक्सपोज़ हों कोरोना से या उनको कोरोना अटैक करे तो उनकी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड रहे उससे लड़ने के लिए, और वो अपने आप को बचा सके। इस तरह से हम लोग अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या बूस्ट अप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हेल्दी एंड बैलेंस डाइट है। जैसा जैसा कि हम लोग कहावत सुनते हैं, जैसा खाएं अन्न तैसा होवे तन मन और धन। जी हाँ, जितना पौष्टिक और बैलेंस डाइट आप लेंगे उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका मन भी खुश रहेगा, और जब आपका तन और मन दोनों खुश रहते हैं तो आप बेटर परफॉर्म करते हैं, बेटर फोकस रहता है आपका काम पर, और जब आप अच्छे से काम करते हैं बिल्कुल फोकस के साथ, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, तो आपका आने वाला धन भी बहुत अच्छा होता है। हमारा जो आहार होना चाहिए उसमें से 40 से 50% जो प्रमाण है आहार का, वह रॉ फॉर्म में या कच्चे फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, और यह एक्टिव एंजाइम्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होते हैं। जब हम लोग खाने को पका देते हैं तो ये एक्टिव एंजाइम्स मर जाते हैं, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं वह सब कुछ खाकर भी हमें नहीं मिल पाता है। तो रॉ फॉर्म में आप क्या-क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ ले सकते हैं। वह सब्जियाँ जिन्हें आप कच्चे फॉर्म में खा सकते हैं, उन्हें कच्चे फॉर्म में ही खाने का प्रयास करें। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, जैसे अंकुरित दालें हैं, उन्हें ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको अपने खाने में दही और अचार को भी बिल्कुल शामिल करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि दही और अचार में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कि हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे गट के फ्लोरा को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और जब गुड बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन अच्छा होता है हमारे गट में, तो यह बैड बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है, और बैड बैक्टीरिया जब कम होंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यहाँ एक प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जैसे हमारे किसान भाई जो हैं वो खाद्य पदार्थों को उपजाने के लिए बहुत सारे हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय, फिर मार्केट से ख़रीद के लाकर हम लोग फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। तो इस दरमियान जो खाद्य पदार्थ है उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी, और उसमें आपको बताऊँगी कि किस तरह से खेत से मुँह तक आते-आते हमारे खाद्य पदार्थों की क्या दुर्दशा हो सकती है, और उसे कम करने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस हो गया है उसे पूरा करने के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। यदि हम लोग सप्लीमेंट्स को अपने खाने में रोज़ लेते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, बीमारियों से बेटर फाइट कर सकते हैं। लगभग 1 साल से मैं और मेरे हस्बैंड ओके लाइफ के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, और शायद यही वजह रही है कि मैं और मेरे हस्बैंड कोरोना को बेटर फाइट कर पाए और अपने आप को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर पाए। जो ओके लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और जो हम लोगों ने यूज़ किए थे वो हैं गिलोय, i3, माई90, अश्वगंधा, आरोग्यवटी, तुलसी ड्रॉप, केसर एंड हल्दी ड्रॉप, आंवला और कैल्शियम D3।
ये सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लेना ज़रूरी नहीं है, जो आपके लिए रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट लगते हैं आप उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं अपने घर में एक और ओके लाइफ का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिसका नाम है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। ये हमारी सब्जियों और फलों को साफ़ करने का काम करता है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और बहुत नेचुरल तरीके से हमारे फलों और सब्जियों में से केमिकल, वैक्स और जर्म्स को साफ़ करता है। यहाँ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों ने अंगूर देखा है, उस पे एक वाइट लेयर हो जाती है। तो जब आप फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर से इसको साफ़ करते हैं तो ये वाइट लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको फ्रेश अंगूर मिलते हैं, जो कि पानी से साफ़ करने पे बहुत मुश्किल से साफ़ होती है या नहीं साफ़ हो पाती है। तो इनमें से कौन-सा प्रोडक्ट आप यूज़ करना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट पॉइंट है डेली रूटीन, एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप। डेली रूटीन अगर हम लोगों का रोज़ का लगभग एक जैसा रहता है तो ये हमारी बॉडी को रिदम में रखता है और हमारी बॉडी जब रिदम में रहती है तो बॉडी के जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सोने और उठने का समय और खाने पीने का जो समय है वह बिल्कुल निश्चित हो। जैसे सूर्योदय से पहले उठना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे ही हमारे खाने का अगर समय फिक्स हो, जैसे कि सुबह 8 बजे आपने नाश्ता कर लिया, दोपहर को 1 से 2 के बीच में आपने लंच ले लिया और शाम को 7 बजे से पहले अपना डिनर ले लिया, तो ये आपके बायोलॉजिकल रिदम को बैलेंस कर देता है। दिन का खाना यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो भी चल जाता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए हमें कि शाम का जो खाना है वो सोने से 2 घंटे पहले हो जाए, ताकि सोने तक हमारा खाना पच जाए और सोने के बाद जो हमारे बॉडी का मेन काम होता है, हमारी बॉडी की जो इंजरी हो गई है उसको रिपेयर करने का, हमारी बॉडी उसको बिल्कुल आसानी से कर पाए। इसके साथ-साथ हमें अपने डेली रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज़ जो है या फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम मॉर्निंग वॉक कर लें। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँगे तो आपको फ्रेश हवा मिलेगी, सूर्योदय की किरणें मिलेंगी, उससे आपके बॉडी का विटामिन डी लेवल बैलेंस रहेगा और फ्रेश हवा से आपका मन शांत और रिलैक्स रहेगा, आप खुश रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन। जी हाँ, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में भी है और इसे हमारे डेली रूटीन में होना ही चाहिए। मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग नहीं करते हैं तो इसे ज़रूर शुरू करें, क्योंकि जैसे आप लोग प्राणायाम करते हैं तो यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये छोटे-मोटे जो वायरस होते हैं इनसे हम लोग बेटर फाइट कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अनुलोम-विलोम करें, यह आसान भी है और आपको बहुत फ़ायदा भी देता है। थोड़ा यौगिक एक्सरसाइज़ेज़ भी करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम लोग एक यौगिक एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं या योगा पोज़ीशंस करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, जॉइंट्स का मूवमेंट होता है और हमारा साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट का जो है वो नॉर्मल रहता है और इससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है और एक एज होने के बाद भी हम लोग बेटर मूवमेंट कर पाते हैं, बेटर चल फिर पाते हैं और हमारे हड्डियों का दर्द जो है वो कम रहता है। साथ में हम लोगों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे पौष्टिक आहार हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ही मेडिटेशन हमारे माइंड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारे माइंड का फूड है। तो बहुत ज़्यादा यदि नहीं कर पाते हैं आप तो बेसिक से शुरू करें या फिर हो सके तो किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करें। मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम हमारी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है हमारे बॉडी में। पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ती है तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट। यह हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रहते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं और यह एक विश्वास होता है हमारे अंदर कि हम अकेले नहीं हैं और ये हमें एक बहुत बड़ी हिम्मत देता है और यह हिम्मत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिताएं, फ्रेंड्स एंड फैमिली की मदद करें, अपने भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश रखें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपका पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छा होता है और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड से एज़ फार एज़ पॉसिबल दूर रहने की कोशिश करें। बहुत मन करे तो कोशिश करें कि घर पर बनाकर, क्योंकि जिसके नाम में ही जंक लिखा हुआ है वह आपकी इम्यूनिटी को कितना जंग लगा देगा ये आप समझ सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे चीज़ों से दूर रहें। एक और हमारे डेली रूटीन में हमारे खाने पीने में चीज़ें हैं जिसे हम लोग स्लो पॉइज़न के नाम से जानते हैं, वो है मैदा, चीनी और नमक। जी हाँ, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने खाने पीने में से इन्हें दूर कर दें। इसकी जगह पर इनके सब्स्टिट्यूट हम लोग ले सकते हैं। मैदा की जगह हम लोग आटे का प्रयोग कर सकते हैं।
मिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। मिलेट्स में जवार, बाजरा, मक्का जैसे अनाज आते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और नमक की जगह आप सेंधा नमक और काला नमक यूज़ कर सकते हैं और मीठे में आप गुड़, स्टीविया या मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप माँ प्रकृति के शरण में रहें और प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों का अपनी लाइफ में ज़्यादा समावेश करें। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वायरस, बैक्टीरिया, फॉर दैट मैटर एनी डिसीज़ लाइक कैंसर भी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकते हैं। इस पर एक जापान के साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है इसके लिए। उन्होंने इसमें बताया है कि कैसे अगर हमारे बॉडी का पीएच अल्कलाइन रहता है, सारे डिसीजेस से फाइट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन फूड्स एंड ड्रिंक्स का प्रवेश को शामिल करें और एसिडिक फूड्स एंड ड्रिंक्स से परहेज़ करें। साथ ही हमें हाइड्रेटेड रहने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारा 70% ऑफ बॉडी जो है वो वाटर से बना हुआ है, तो हमारे बॉडी के लिए वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। वैसे हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे यदि आपका पित्त प्रकृति का बॉडी है तो आपको पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, और अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपके पानी का रिक्वायरमेंट कम रहेगा। तो आप इसे जज कर सकते हैं अपने बॉडी को टाइम देकर। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। डरे नहीं, हिम्मत रखें, मजबूत रहें, क्योंकि डर स्ट्रेस को पैदा करता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी को पैदा करता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में बदल जाता है। यह सारी चीज़ें मिलकर हमारी इम्यूनिटी को बहुत वीक बनाती हैं। तो हिम्मत रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, पॉजिटिव न्यूज़ देखें, पॉजिटिव मोटिवेशनल चीज़ें सुनें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें और नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव न्यूज़ ना देखें, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। आप सोशल मीडिया खोल कर देख लें, आप न्यूज़ चैनल खोल कर देख लें, आप टीवी देख लें, हर जगह आपको नेगेटिव चीज़ें ही देखने के लिए मिल रही हैं, कोरोना और उसके रिलेटेड। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी बॉडी किसी भी डिसीज़ या वायरस, बैक्टीरिया से बहुत अच्छे से फाइट कर लेती है। और अगर आप नेगेटिव होते हैं तो आपका ब्रेन ही आपको बीमार कर देता है और आपके फाइट करने की जो कैपेसिटी है, आपकी इम्यूनिटी भी बेचारी स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाती है और ना चाहते हुए भी आप उस बैक्टीरिया, वायरस से सफ़र करने लगते हैं। तो यह बहुत कठिन समय है। हिम्मत रखें, यह समय भी बीत जाएगा। अपने और अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आप और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।